आजकल आयुर्वेद के विषय में बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगा है, तो उधर सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा अब काम होने लगा है। इस लाइन में बहुत दुनिया भर के कई डॉक्टर्स, बड़े बड़े शल्य चिकित्सक जो हैं वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो जुटा रहे हैं और इसका ज्ञान अर्जन करते हुए बड़ा आसान इसे बना दिया गया है और लगातार इसमें रिसर्च अभी भी जारी है। तो क्या कुछ इससे संबंधित और जानकारियां हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में अब कितना इसको महत्वपूर्ण मान लिया गया है कि इसमें और ज्यादा रिसर्च होता रहे, इसी के बारे में और ज्यादा बातचीत हमारे साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शल्य चिकित्सक हैं और उनका नाम भी हम आपको बताएंगे अभी जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए हम आपको बता दें, डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ हैं, शल्य चिकित्सक हैं, उनसे बात करेंगे। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। दिनेश जी, पहले तो आप हमें बताइए कि आज क्या जानकारी आप हमें देंगे और किस विषय में आप प्रैक्टिस करते हैं और आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, किस विषय में है? सर सबसे पहले तो मेरा देशवासियों को और भारत के जो शहीद हुए हैं पुलवामा हमले में उनको मेरा शत शत प्रणाम और उनको मेरी श्रद्धांजलि। आज मैं यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा कि दुनिया में अभी तक यही मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद से काफी लंबे समय में कोई भी डिजीज ट्रीट की जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर ट्रीटमेंट चलता है, वैसे ही आयुर्वेद में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है और मेडिसिन 6 महीने में ना काम करके, जैसे पीसीएम एक बुखार की गोली अगर हम खाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में उसका असर आता है, उतनी ही देर में आयुर्वेद की मेडिसिन का भी असर आता है। और रही मैं शल्य चिकित्सक हूँ बाबा महेंद्रनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर, रोहतक में है सर, ये हरियाणा में, जिसके अंदर मैं शल्य चिकित्सक हूँ। यहाँ पर हम शल्य चिकित्सा करते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर भगंदर बीमारी है, लैट्रिन क्लास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एनोरेक्टल प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं, उनके लिए मॉडर्न साइंस में इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है जितना कि आयुर्वेद में है। मॉडर्न साइंस में जाते ही सर्जन उनको ऑपरेट के लिए बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि पेशेंट को बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हो सकता है और उनको रिलीफ भी बहुत अच्छा मिलता है। और एक भगंदर बीमारी होती है सर, जो कि बहुत ही बुरी बीमारी है लैट्रिन के रास्ते की, जिसमें बस आता रहता है कंटिन्यूसली पेशेंट को और पेनफुल होता है ये। इसमें ऐसा होता है कि 15 या 20 दिन के अंदर पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते घाव हो जाता है और उसमें पस बनता है और बार बार वो पस डिस्चार्ज होता है, तो पेशेंट को इसमें परेशानी रहती है। मॉडर्न साइंस में इसको एक बार काट के निकाल दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका क्षार सूत्र से बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसके जिसके अंदर पेशेंट को दोबारा ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन एलोपैथिक में इसको एक बार निकालने के बाद इसको दोबारा से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो लोगों का है कि आयुर्वेद से 6 महीने में या 1 साल में असर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं सर, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। अगर सटीक समय पर सही आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाए तो पेशेंट को उसका रिलीफ बहुत ही अच्छा मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताई, क्योंकि एक परसेप्शन है, इसके बारे में काफ़ी बात तो होती भी रही समय समय पर कि आयुर्वेद ठीक है, उसको स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ये सटीक काम या सही समय पर या इमरजेंसी में या सर्जरी में जो है वो उतना कामयाब नहीं है और सर्जरी के लिए आपको एलोपैथी का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस परसेप्शन को आप कितना पाते हैं लोगों में, कितना ज़्यादा है ये, और उसको खत्म करने के लिए अब किस आप जैसे काम कर रहे हैं, तो ये कितना लोगों में क्या ये भ्रम टूटता है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस बारे में कि शल्य जो चिकित्सा है सर, वो आयुर्वेद से ही शुरू हुई है। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे कितना बड़ा हॉस्पिटल, चाहे एम्स हो या पीजीआई, कहीं भी आप लगा लेते हैं, तो उसके अंदर जाते ही आपको सुश्रुत जी की एक फोटो दिखाई देती है। बाहर कोई कुर्सी लगी होती है, लिखा होता है आचार्य सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सक के जनक हैं सर, वो आयुर्वेद से ही शुरू हुआ है। ये एक चीज मैं मानता हूँ इस चीज को कि आयुर्वेद पिछड़ा क्यों, क्योंकि ये गलती हमारी ही है, ये आयुर्वेद के जो लोग हैं उनकी है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ावा नहीं दिया। इसी वजह से और मॉडर्न साइंस इसकी तरक्की करती चली गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद का एक आयुष विंग बना दिया है सर अलग से, और उसमें अब रिसर्च हो रही है। और सर एक चीज बताऊं कि जो सबसे पहले ऑपरेशन हुए थे वो आचार्य सुश्रुत जी ने किए थे, और स्किन ग्राफ्टिंग का जो वर्णन है वो हमारी संहिता के अंदर
पहले से ही दिया गया है। कर्ण, नासा और ये संधान जो सर हमारा दिया गया है ओष्ठ संधानी सुश्रुत संहिता में पहले से ही वर्णित है। और अब बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी नहीं कर सकते, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए कोई वो प्रावधान नहीं है, मतलब कि वो आयुर्वेदिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रख सकते हैं या मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सर ये पहले से ही हमारी संहिताओं में वर्णित है। हर एक डिजीज का अगर हम मॉडर्न में पढ़ते हैं तो हम 3 या 4 पेज में एक डिजीज पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ एक श्लोक के अंदर या 2-3 श्लोक के अंदर हम पूरी की पूरी डिजीज विद ट्रीटमेंट हम पढ़ सकते हैं सर। तो आप डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और ये जो आपने जितनी भी जानकारी अपने काम के बारे में हासिल करी है, तो क्या आप ठीक जैसा आपने बताया कि एक श्लोक से या जितनी, क्योंकि बहुत अच्छी हिंदी में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो हिंदी बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश मिक्स करके वो एक भाषा रहती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे लगता है कि आपने ठीक इसी तरीके से भी अपने जो पढ़ाई की होगी, तो इसके बारे में भी आप बता पाएंगे कुछ? सर देखिए, एक बात होती है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसकी लैंग्वेज में बात करने का सबसे पहले सिखाया जाता है। और अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अगर हिंदी में अपना मैं कन्वे करूँ, अपनी बात हिंदी में रखूँ तो ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे। हाँ, नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के आपने बताया कि हम एक श्लोक में जो है वही सब बीमारी भी और उसके इलाज के साथ जानकारी ले सकते हैं। वैसे ही अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जाएं तो उसको 3-4 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आप आगे चलते चले जाएंगे। तो क्या आपने जो पढ़ाई की है, क्या वो आपने इसी तरीके से आयुर्वेद की पढ़ाई को जाना, समझा, किया है? हाँ जी सर, आयुर्वेद में यही पढ़ाया है। एक मैं आपको श्लोक बताता हूँ कि अगर हम डायरिया लेते हैं या उसको आयुर्वेद में अतिसार बोलते हैं सर। अगर किसी एक चीज देखिए कि किसी भी आप मॉडर्न साइंस में हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर अगर फिजियोलॉजी लिखा है तो साथ में उसमें क्रिया शारीर या शरीर क्रिया भी लिखा होता है। एनाटॉमी में जाएंगे तो शरीर रचना, जो कि आयुर्वेद का ही पार्ट है सर। ठीक, अगर मैं एक बीमारी का बताता हूँ कि जैसे अतिसार है या डायरिया ले लीजिए हैं, उसके जो पूर्व रूप हैं, मतलब कि प्री सिम्टम्स हैं, क्या होता है कि हन नाभि पायु उदर कुक्षितोद गात्र अवसाद अनिल सन्निरोध वित्संग आद्यमानम अथ अविपाको भविष्यत ततः पूरा सराणी। मतलब कि जो डायरिया के प्री सिम्टम्स हैं सर वो सारे के सारे इस श्लोक के अंदर आ जाते हैं। अगर हम मॉडर्न में पढ़ते हैं तो सर इसके अंदर हम लगा के चलें कि हाफ पेज आप कवर करेंगे, लेकिन इसमें वही सिम्टम्स है कि हृदय और हमारे जो पेट में गैस बनती है सर उससे पूरे के पूरे प्री सिम्टम्स हो जाते हैं कि पहले अफारा आ जाता है, पेशेंट को पेन होता है और उसकी वजह से पेशेंट को लैट्रिन नहीं होती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद या एक दिन बाद के अंदर पेशेंट को एकदम से लूज स्टूल लगते हैं और ये इसके प्री सिम्टम्स है सर। तो ये हम एक श्लोक में पढ़ लिया है। इसकी ट्रीटमेंट एक और श्लोक है सर, गुदेन बहुद्रम शरणम अतिसारम, मतलब कि गुदा के रास्ते पत्ता जो लैटिन आती है उसको अतिसार बोलते हैं सर। एक 3 वर्ड के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो और इसी तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता होगा ये कि इस तरीके से ज्ञान अर्जित करना श्लोक के माध्यम से और आयुर्वेद का पूरा ज्ञान ले लेना इसमें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने भी जैसे जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब पूरी दुनिया में जैसे योग को अब स्वीकार कर लिया गया है कि अब आयुर्वेद को भी और उसमें सर्जरी को भी, सर्जरी में भी आयुर्वेद की इस महानता को क्या अब स्वीकार किया जाने लगा है? उस दिशा में कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? सर जरूर हम बढ़ रहे हैं आगे और ये स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जो चीज जहाँ से स्टार्टिंग हुई है सर वो तो आएगी ही आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि रामदेव जी ने योगा को शुरू किया है जिससे कि आयुर्वेद और आगे बढ़ा है। और हम जितना अच्छा ट्रीटमेंट देंगे सर तो पेशेंट हमारे पास आएंगे ही आएंगे और पेशेंट को आना पड़ेगा। मेरे पास जब यहाँ हॉस्पिटल में बाबा मर्चनाथ कॉलेज में सर पेशेंट्स आते हैं वो तब आते हैं सर। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 8 विभाग किए गए हैं आयुर्वेद के। जब आयुर्वेद की रचना की गई तो उसके 8 अंग थे। पहला शल्य, फिर शालाक्य चिकित्सा जिसमें ईएनटी और आई आता है, फिर काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन, फिर उसके बाद है कुमार भस्य मतलब की पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, फिर है स्त्री और प्रसूति सर मतलब गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और भूत विद्या है जिसके अंदर सर पूरा का देव चिकित्सा की जाती है, अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, और रसायन सर रसायन और वाजीकरण चिकित्सा। ये सारी की सारी हमारी सर 8 ब्रांचेज हैं। इसके अंदर हमारा यहाँ पर सर काम भी चलता है। पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब वो मॉडर्न ट्रीटमेंट से थक जाते हैं या उनको आराम नहीं मिलता, और सर यहाँ पर हम जब ट्रीट करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट को आते हैं, वो अपने साथ में और भी पेशेंट को लेके आते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस विषय में और ज़्यादा बातचीत भी हम आगे फिर ज़रूर करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बता जाएं, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इस मौसम में शिकार हो जाते हैं, एलर्जी या कोई खांसी जुकाम, और किसी न किसी बीमारी से वो पीड़ित रहते ही रहते हैं जब भी मौसम बदलता है, अक्सर हम देखते हैं। तो उसके लिए वो क्या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आयुर्वेद जो बताता है कि आप हम अपने घर से ही कर सकते हैं या अपने आसपास से ही कर सकते हैं, वो कोई एक आप कोई जानकारी दे पाएं? जी सर, ये होता है सर, ऋतुचर्या बोलते हैं इसको कि जब मौसम बदलता है तो उसके पहले 15 दिन और आने वाली ऋतु के जो 15 दिन होते हैं उसे हम्म। ऋतुचर्या माना गया है। हम्म। इसके अंदर हमें तारतम्य होता है सर, हमारी बॉडी को जो नॉर्मल डाइट होती है हमारी मौसम चेंज होने के अकॉर्डिंग। एक चीज है सर, च्यवनप्राश, आप सब लोग जानते हैं च्यवनप्राश को। हम्म। सर ये मिसकंसेप्शन है कि अगर उसको रात में खाया जाए तो ही अच्छा है। सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह अगर फ्रेश होने के बाद अगर खाली पेट डेली 1 चम्मच च्यवनप्राश दूध के साथ लिया जाए हाँ। तो सर पूरी सर्दी आपको कोई जुकाम खांसी बिल्कुल नहीं होगा। हम्म। और रात में अगर हल्दी का दूध पी लिया जाए तो सर हम्म। वो तो और भी अच्छा है। स्किन डिजीज है सर बिल्कुल भी नहीं होंगी। और जब हम्म। मौसम बदलता है तो उस टाइम पे पेशेंट को खांसी जुकाम और बुखार की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। हम्म। तो बिल्कुल उन चीज़ों से जो हमारे घर में ही मौजूद हैं, हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़े और आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ करी अलग अलग विषय पर, और खासतौर पर आयुर्वेद के बारे में जो आपने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं खुद इसके बारे में आज पहली बार जान रहा हूँ कि आप हिंदी में श्लोक के माध्यम से आयुर्वेद का ये विज्ञान आप पा रहे हैं, ज्ञान आप पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, नमस्ते।